हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुशील कुमार गुप्ता और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह वीडियो एग्जाम बेस्ड है और यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन बहुत ही आसान तरीके से कराया गया है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक पदार्थों का दूसरे रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है और श्वसन यानी कि कोशिकाओं में जो है ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकडाउन होना एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए अगला हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के गुणों से पूरी तरह से अलग होता है। उसके जो गुण होते हैं उससे ये जो नया वाला पदार्थ होगा उसका जो प्रॉपर्टीज होगी, गुण होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, नया होगा। जब दूध से दही बनता है तो दूध अब दूध नहीं रह जाता, अब वो एक नया पदार्थ बन जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि नया पदार्थ बन रहा है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं की पुनः व्यवस्था होता है। परमाणु क्या होता है बच्चों? परमाणु जो पदार्थ के मूलतः इकाई होती है उसको परमाणु कहते हैं। और परमाणु का जो पैटर्न होता है जब बदलता है तो एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होने वाला, अच्छा एक चीज और, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जैसे दो पदार्थों को जब हम मिलाते हैं, रासायनिक पदार्थों को, तो उन्हें हम कहते हैं अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हवा में मैग्नीशियम रिबन को जला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है और इस अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। जैसे देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हवा में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ लिया जाता है। सैंड पेपर यानी कि रेगमाल जिसे हम कहते हैं, रेगमाल से रगड़ा जाता है, ठीक है, साफ कर लिया जाता है। ऐसा मैग्नीशियम रिबन की सतह से बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो उसके सतह पे जो है ना रिएक्शन से चढ़ गया होता है, तो उसको हम जो ना पहले हटा लेते हैं ताकि जो ना केवल हमें मैग्नीशियम ही मिले जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सके। इसलिए हम रेगमाल से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम क्या करते हैं, रेगमाल से रगड़ करके पहले इसको साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद हम इसे जो है बर्न कराते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बर्न कराने से जो है नया एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और जो नया पदार्थ इसमें बन रहा है, ये जो इसका अवक्षेप है, इसको हम बोलते हैं उत्पाद यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं गैस का निष्कर्षण होता है। जब जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसका रिएक्शन हम कराते हैं तो इसमें एक नया उत्पाद बनता है जी ना, तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे पहला इसका विशेषता हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निष्कासन होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे रंग में परिवर्तन। साइट्रिक एसिड और बैगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया बैगनी रंग से रंगहीन रंग में परिवर्तित चिन्हित होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है और इसको जो है ना क्या किया गया, साइट्रिक एसिड के साथ जो है ना मिलाया गया, तो इसमें कलरलेस जो है ना सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर में परिवर्तन होता है। इससे हमें पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। अब अगला है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल के बीच रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया नारंगी रंग से हरे रंग में परिवर्तन द्वारा चिन्हित होता है। इन्हें देख सकते हैं आप, इसमें पोटेशियम
डाइक्रोमेट का सोल्यूशन है, ठीक है ना, जो ऑरेंज कलर का है, ठीक है, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जब प्रोवाइड करते हैं तो इसमें ऑरेंज से ये क्या हो जाता है, चेंज होकर के ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कलर में इसमें भी चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे देख रहे हैं आप लोग, मोमबत्ती है, मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो एक तो इसमें क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा, ये मोमबत्ती क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जो पानी होता है, पानी का जमना या उसका वेपर बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया में नहीं आता है। अब आता है दूसरा, चौथा इसमें आता है तापमान में परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि बुझे हुए चूना बनाने के लिए, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, बनाने के लिए चूने को पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। जैसे नॉर्मल आप लोग चूना जानते हैं, चूने को जब पानी में डालते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, हीट होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान बन रहा है, इंक्रीज होता है तापमान, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो तापमान में परिवर्तन किसमें हो रहा है, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अगला हम देखते हैं, अगला है अवक्षेप का निर्माण होना। अवक्षेप क्या होता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे आप लोगों को कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो जो इसमें ये बच रहा है, ये जो बुरादा व्हाइट कलर का जो बनता है अवक्षेप, इसको हम अवक्षेप कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ यानी कि अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये बेरियम सल्फेट का एक क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पे हम अवक्षेप अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। अब बताए रासायनिक समीकरण क्या होता है। अच्छा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त यानी छोटे में लिखना, शॉर्ट में लिखना, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एरो का इस्तेमाल करते हैं, बीच में एरो का, जो हमारा अभिकर्मक होता है जिसे हम अभिकारक कहते हैं, उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो उत्पाद होता है उसको राइट साइड हम प्लस लगा लगा करके लिखते हैं, ठीक है। और बीच में हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर जो होता है वो अभिकारक होता है और इधर उत्पाद होता है, ठीक है। इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ए और बी दो अभिकर्मक है या अभिकारक है और ये उत्पाद का निर्माण हो रहा है। और इस तरह के हम शॉर्ट में लिखना क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला देखते हैं इसमें, अब अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह हुआ कि जितना हम अभिकारक यूज करें हमारा उत्पाद भी उतना ही बने, इसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे रखा गया है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना आप अभिकर्मक यूज करेंगे उतना ही आपको उत्पाद बनेगा, ठीक है। इसे अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन से बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिंक है और जिंक और उसका सल्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया गया है और यहाँ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को केवल सिंबॉलिक फॉर्म में यानी कि सिंबल में लिख देते हैं, ठीक है, और उसके जो ना दोनों रिएक्टेंट्स को यानी कि अभिकारक को और उत्पाद को द्रव्यमान को बैलेंस नहीं करते हैं, तो हम उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण भी इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें। अब अगला है आप लोगों का, जैसे यहाँ पे देखिए आयरन और वाटर का जो है ना रिएक्शन कराया गया है और इसको ऐसे लिख दिया गया है और ये जो हो गया कहलाएगा, ये संतुलित नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, आयरन इसमें 3 जो ना एटम इसका दे रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 एटम शो कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 कर रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 कर रहा है इसमें, जबकि 4 नहीं है। अगर इसको हम बैलेंस कर देंगे तो ये बैलेंस रासायनिक यानी कि क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो देखिए अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ प्रतिक्रिया लिखा है, अभिक्रिया आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और यही 5 हम लोगों को पढ़ना है और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही लास्ट हो जाएगा। बच्चों मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूं कि
इसी चैनल पे आप लोगों को मैथ का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप 10th क्लास में अगर होंगे और आपको सपोर्ट मटेरियल का सोल्यूशन या फिर जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होता है जो एग्जाम बेस्ड होते हैं, तो उसे आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैथ पढ़ाया गया है, आप एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट संयोजन अभिक्रिया। संयोजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, सिंगल बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी दो है और ये जुड़ करके ए बी बना दिए, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि चूना, ठीक ठीक है चूना, और इसको हम जल में से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे घोला हुआ चूना जो होता है वो। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ना जल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी कि बुझे हुए चूने में होता है। अब यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं इसे जल के साथ मिलाया गया और यहाँ पे बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, यानी बुझा हुआ चूना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां पे होता है। ठीक है, पहले तो आप लोग ये एक चीज देखिए कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और ये जो रिएक्शन है इसमें हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो घोल बना चूने का, उसको अगर हम दीवार पे जब पेंट करते हैं ना तो 1 या 2 दिन के बाद या कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, चमक आ जाती है। वो होता क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, इस वजह से उसमें चमक आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार पेंट वगैरह करने के लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए। और जब हम इसका रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम इसका जो पेंट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और इसमें से जल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है वेपर के फॉर्म में, यानी कि भाप के फॉर्म में। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अब हम इसमें देखते हैं संयोजन अभिक्रिया को, और जो संयोजन अभिक्रिया है जैसे कि कोयला का जलना, कोयले का जलना क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जल का बनना भी एक जो है संयोजन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, जिसे सल्फर और ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और अगला है जंग का लगना, जैसे फेरस ऑक्साइड का बनना, ये भी एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है इसमें भी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब अगला है उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। उष्मा के आधार पर, अच्छा देखिए, एक है उष्मा के आधार पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है उष्माशोषी अभिक्रिया। अच्छा, नाम से देखिए, उष्माक्षेपी का मतलब इसमें से उष्मा रिलीज होगा, यानी कि हिट हो जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और एक रिएक्शन वो है जिसको हिट देने पर यानी कि उष्मा देने पर वो रिएक्शन होगा। तो ये दो तरह की रिएक्शन है जो उष्मा पे आधारित है। तो इसमें देख सकते उष्माक्षेपी अभिक्रिया है पहला, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती हो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए ये मेथेन है और ये जब ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और भारी मात्रा में उष्मा रिलीज होता है। तो हम इसे कह सकते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन यानी कि ग्लूकोज का हमारी कोशिकाओं में टूटना। ठीक है, ये भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब कभी आप खाना खाते हैं गर्मी के दिनों में और गरम गरम खाना खाएं चाहे ठंडा खाना खाएं तो आपको पसीने आने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो ना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तेजी से होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, उष्मा रिलीज होता है, तो इसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। साग सब्जियों के सड़े गले घास फूस में, पेड़ पौधों के विघटन में जो ना कंपोस्ट का जो निर्माण होता है, इसमें भी जो है ना क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और भारी मात्रा में एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें,
अब अगला है उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे अभी मैंने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए क्या होती है, उष्मा की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, उष्मा देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसमें क्या होता है, उष्मा देना पड़ता है, ठीक है ना, उष्मा देने पर होता है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए सिंबल दिखाया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सिंबल, जिसमें हीट जो है ना क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, उष्मा बाहर की तरफ है, इसको हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें उष्मा देना पड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। अगला देखते हैं इसमें, अगला है बच्चों वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन मतलब टूट जाना। अब इसमें जो है तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, यानी कि अभिक्रियाएं होती हैं। पहला होता है उसमें वियोजन, दूसरा होता है विद्युत वियोजन, और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। तीन तरह के होते हैं। यानी उसमें वियोजन मतलब कि जिसको हिट दिया जाए, तो उष्मा दिया जाए, गर्मी दिया जाए, तो वो क्या हो जाए, दो या दो से अधिक अभिकर्मक में सॉरी उत्पाद में टूट जाए। दूसरा होता है वैद्युत वियोजन, जिसमें करंट फ्लो कराया जाए तो उसमें क्या हो जाए, अपघटन हो जाए। और तीसरा प्रकाशीय वियोजन, जिसमें सूर्य का प्रकाश दिया जाए तो उसका क्या हो जाए, अपघटन हो जाए। जैसे पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे उसमें वियोजन का। उसमें वियोजन में देखिए फेरस सल्फेट है, और इसको अगर देखिए सिंबल जो है हिट का है, जैसे उष्मा देते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, उसमें वियोजन। एक और है एग्जांपल इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है, हिट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम उसमें वियोजन कहेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं इसमें, अगला है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होता है, इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप कि जैसे ही हम इसको जो है क्या करते हैं, इसको एनोड कहते हैं। ये देखिए कार्बन की रड है, ये एनोड है, ठीक है, और ये दूसरा जो है ना, ये भी कार्बन का ही रड है, इसको कैथोड कहते हैं। अच्छा, जो बैटरी होती है, बैटरी के जो माइनस टर्मिनल होता है, रेड टर्मिनल जिसको कहते हैं, उसको हम एनोड कहते हैं, और दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। जब इसमें करंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जैसे देख सकते हैं इसमें कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि जो पानी है H2O है, इसका अपघटन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वियोजन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अगला है प्रकाशीय वियोजन। जब वियोजन की प्रक्रिया उष्मा यानी कि प्रकाश उष्मा के द्वारा होती है तो हम उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रख करके, चाइना डिश यानी कि प्लेट में रख करके, जब ये व्हाइट कलर का होता है, जब हम इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, तो ये धूसर रंग का हो जाता है, मटमैला कह लीजिए, उस कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चाइना डिश में रखने पर और सूर्य का प्रकाश देने पर ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, इसलिए ये धूसर रंग का हो जाता है। वही जो है ना सिल्वर ब्रोमाइड का अगर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ठीक है, तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, जो है ना देखिए अब ग्रे कलर का हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ पे येलो कलर का है और ये ग्रे कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दो रिएक्शन यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल ही, कि सिल्वर क्लोराइड है और उसको जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये धूसर रंग का हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अब अगला है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील यानी कि जो पदार्थ तेजी से रिएक्शन करता हो वो कम अभिक्रियाशील पदार्थों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, यानी कि विलयन सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, अगर विलयन के फॉर्म में होगा तो उसे क्या कर देगा, उस विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए भी कोई पदार्थ है, ठीक है ना, जैसे ही सी आता है, ठीक है, तो उसे क्या कर देता है, ए को डिस्प्लेस कर दिया और ये हम बीसी बना दिया। एक और एग्जाम्पल दिखाया जाए, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जने हैं,
दोस्त हैं और एक तीसरा के आने से, ठीक है, इसको अलग कर दिया गया। तो इस तरह के रिएक्शन को कि जब दो के लाइफ में एक तीसरा के आने से, ठीक है ना, क्या होता है, उसको हटा दिया जाता है इससे जो रिलेटेड है, तो उसको हम कह देते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है, तो यहाँ आयरन क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या कर लेता है, कॉपर जो है ना को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और ये क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। कॉपर क्या होता है इसमें अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें दिखाया गया है कॉपर सल्फेट है, और उसमें जैसे हम आयरन की किल डालते हैं, लोहे की किल डालते हैं, तो ये भूरे कलर की हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना रिएक्शन हो जाता है और ये फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है, और ये विलेन का रंग भी क्या हो जाएगा, मैला हो जाएगा, ये ब्लू कलर से थोड़ा मैला हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, ये ऊपर की तरफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, सोडियम, कैल्शियम, जैसे पोटेशियम ये है। तो अगर मान लीजिए कि नीचे का कोई जैसे कॉपर है, तो ये क्या है, कॉपर जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है ना, आयरन से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पे आयरन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, Fe आ रहा है। तो जो कॉपर होगा ना, कॉपर का सोल्यूशन जो बनेगा CuSO4, जो अभी हम बता रहे थे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जैसे ही इसमें आयरन आएगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उस जगह से हटा देगा और वो बना लेगा क्या, आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेंगे और इससे पता चलेगा, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन का अगर रिएक्शन कराया जाए तो जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, ऊपर की तरफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला है आप लोगों का कि कुछ एग्जांपल और भी है इसमें, उसके देख लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है और इसमें जिंक, जो अभी बता रहा था मैं, कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को क्या करता है, अलग कर देगा। इसी तरह दूसरा एक है कि ये लेड है, लेड यानी पीबी और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें पीबी क्लोराइड बना देगा, यानी कि आयरन क्या बोलते हैं इसको, लेड क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अगला इसमें देख सकते हैं उदाहरण 2 और 3 में जिंक और लेड का इसी को बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, ऐसी अभिक्रिया जहां पे आयंस के आदान प्रदान होते हैं और रिएक्शन होता हो तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप NaOH है और इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, तो यहां पे बन जाता है NaCl प्लस H2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1 होता है, वही OH है उस पे माइनस का चार्ज होता है, वही हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, और क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है ना, विपरीत आयंस एक दूसरे को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा बनेगा ये जल। ठीक है, OH माइनस और H यानी कि हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाएंगे, H2O जल बनाएंगे। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें आयंस के आदान प्रदान होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल में दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे हैं उदाहरण में आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, अगला है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, उपचयन अगर कहा जाए तो आप समझिएगा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और अपचयन कहा जाए तो आप समझिएगा कि ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन हटे हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं उपचयन को ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे तो उसे हम कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं उपचयन, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन अगर हार्श होता है यानी कम होता है तो हम कह देते हैं उसको क्या, उपचयन अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ देख सकते ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, आयरन का ऑक्सीजन जुड़ गया, और यहाँ जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है, इसको दिखाया गया है। ये कैसे दिखा दिया गया, रिडक्शन कैसे दिखा दिया गया, यस अलग ही दिखा दिया। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां कार्बन है
और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये है फास्फोरस और ऑक्सीजन और यहां से आपको जुड़ करके, ठीक है ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना हुआ है। अच्छा, पेंटाऑक्साइड का मतलब इसमें 5 हो, ठीक है, तो पेंटाऑक्साइड बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कॉपर है और इसका रिएक्शन हुआ है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं इसमें, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन यानी कि जहां पे हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन आने से क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया, यहाँ पे जल का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि उपचयन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे जिंक अलग हो गया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन इसमें से कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन, यानी कि अपचयन हो गया और ये हो गया उपचयन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन है। ठीक है, अगला देखिए इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसमें देखिए दोनों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और इसमें से जिंक क्या हो रहा है, जिंक अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब वही इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया यहाँ पे और यहाँ पे अपचयन हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, यहाँ पे अगला है आप लोगों का ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता हो किसी माध्यम से, तो उसे हम कह देते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, अब उपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाया जाता है, या तो आप कह दीजिए कि हाइड्रोजन हट रहा हो और हटाया कोई पदार्थ जुड़ करके, तो हम उसे कह देंगे ऑक्सीकारक है, या फिर ऑक्सीजन बढ़ा दे तो भी कह देंगे उसको कि ऑक्सीकारक है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देख दीजिए ये काम हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है और इसमें हाइड्रोजन का जुड़ने से यहाँ पे जल बन जा रहा है। ठीक है ना, तो यह उपचयन का प्रभाव क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का बहुत सारे प्रभाव होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं धातुओं में संक्षारण हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। ठीक है ना, और वही खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता हो जाना, यानी कि सड़ जाना, ठीक है ना, वो ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम इसमें, अगला है संक्षारण। संक्षारण क्या है, अच्छा वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल या नमी से अभिक्रिया होकर के धातुओं के ऊपर जो ना परत चढ़ जाती है, जैसे जंग का लग जाना, जंग का लगना संक्षारण कहलाता है। इससे बहुत सारे हानि हो जाता है, बहुत सारे, जैसे आप लोग को गेट वगैरह होते हैं, दरवाजे का गेट वगैरह होता है, उसमें जंग लग जाता है, हर साल जो है आपको पेंट करना पड़ता है। अच्छा, पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से संक्षारण दर रुकता है। ठीक है, तो यहाँ संक्षारण जंग लगना ये दोनों ही अलग चीज है, एक तरह से करा है। संक्षारण का मतलब होता है हानि होना, जंग लगना एक जो ना परत चढ़ जाना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फेरस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के, जल के साथ रिएक्शन होकर फेरस ट्राई हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसको समझिएगा। अब संक्षारण से बचाव के लिए क्या क्या उपाय है, कौन कौन सी विधियां है। जस्तीकरण है, जस्तीकरण को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, कि जस्ता के ऊपर उसकी परत चढ़ा देते हैं, किसी भी धातु के ऊपर एक जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु के परत चढ़ा देना। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में यशद लेपन कहते हैं। ठीक है ना, तो और दूसरा है धातु की सतहों को पेंट कर देना, जैसे जो भी धातु की सतह है उसको पेंट कर देंगे तो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड ही नहीं होगा। ठीक है ना, वातावरण से ऑक्सीजन जब प्रोवाइड नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन उपचयन नहीं होगा। ठीक है, संक्षारण से बच जाएगा। धातुओं की सतह पर तेल लगा करके या ग्रीस लगा करके हम इसे क्या कर देते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने से यानी कि संक्षारण होने से रोक लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए और भी तत्वों में जो ना होता है, जैसे तांबा नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब प्रतिक्रिया करके, ठीक है ना, क्या करता है, तांबा कार्बोनेट यानी कि उसको कॉपर कार्बोनेट कहिएगा। ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट की एक हरी परत बनाता है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और ये हरे कलर का एक परत बनाता है, इसको कार्बन लगना कहते हैं। ठीक है ना, कार्बन लग गया है इसके ऊपर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके। वही चांदी जो है, चांदी सिल्वर, ये जो है ना हवा में सल्फर के साथ संपर्क करके, ठीक
ठीक है, धूमिल हो जाता है, यानी कि ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसमें सिल्वर सल्फाइड का एक परत बना लेता है काले कलर का। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, कॉपर जो है Cu, ठीक है ना, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और उसके ऊपर एक कार्बन की परत चढ़ जाती है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, वो हरे कलर की होती है। ठीक है, और ये भी एक संक्षारक का रूप है, अगर इसको हटा दिया जाएगा ना फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, और उससे क्या करेगा, जब तक बनता रहेगा जब तक कि पूरा कॉपर खत्म ना हो जाएगा। ठीक है, चांदी में क्या होता है, चांदी में भी ऐसा ही होता है कि इसके ऊपर क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करके एक सल्फर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। अगला हम देखते हैं इसमें, अगला है विकृत गंधिता। भोजन में उपस्थित वसा और तेल का वायु जनित उपचयन जिसके स्वाद या गंध बदल जाता है, ठीक है ना, बदबू आने लगता है, इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं कि विकृत गंधिता हुआ है। जैसे आप लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में, ठीक है ना, क्या होता है कि भोजन खराब होने लगता है, ठीक है, उसमें से गंध आने लगती है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो इस तरह के चीज को हम कहते हैं क्या, विकृत गंधिता हुआ है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो इसे देखिए, इसमें रोकने के लिए दिया हुआ है कि वसा या तेल से में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे कि सब्जी चिप्स आदि को विकृत गंधिता होने से खराब कर देता है। अच्छा सॉरी अच्छा, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि चिप्स वगैरह जो होता है, चिप्स के पैकेट वगैरह जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि जो है ऑक्सीडेशन ना हो जाए। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अक्रिय गैस है, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं करती है। इसी तरह से जो है ना, हम गर्मी के दिनों में अपने भोजन को क्या करते हैं, फ्रीज में डाल देते हैं, ठीक है ना, जिससे शीतलन होता है, शीतलन से क्या होता है, भोजन जल्दी खराब नहीं होता है, विकृत गंधिता से बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अब वसा तथा तेलीय खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता से बचाव कैसे, वही जो मैं बता रहा था आप लोगों को, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों के एंटी ऑक्सीडेंट लगाने से, सॉरी, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटी ऑक्सीडेंट लगाने से इसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। दूसरा है, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन में ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जिससे उसको विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन, जैसे मान लीजिए शीशे का बर्तन वगैरह में इसको रखा जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है, जहां हीट ना हो, जो प्रकाश ना हो, उसे खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें उसकी दर को, ठीक है ना, कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, यानी कि ठंडे जगहों पे रखा जाता है, जिससे कि उसकी जो रेट है, दर है ऑक्सीडेशन होने की, वो कम हो जाती है। तो चलिए, अब इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। क्योंकि रिवीजन था इसलिए मैंने बहुत जल्दी ही पढ़ाया आप लोगों को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हम लोगों का थोड़ा मनोबल जो है ना बढ़ता है वीडियो बनाने के प्रति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।